हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए सीबीएसई बोर्ड का सिविक्स जो कि ग्रेड 6 का है, इसके चैप्टर नंबर 1 को लेकर आए हैं। इसका लेसन नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी जिसका अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब समझ, डाइवर्सिटी इट मीन्स विविधता। क्या होता है डाइवर्सिटी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी, विविधता कहने का मतलब है अलग अलग प्रकार के लोगों का होना। जैसे किसी की संस्कृति अलग होती है, किसी का रहन सहन अलग होता है, किसी का पहनावा अलग होता है, किसी का बोलने का तरीका, या बहुत सारे लोगों की भाषाएं अलग होती हैं। तो ये विविधताओं का देश है, इंडिया है वो विविधताओं का देश है। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मनुष्य है वो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्टाइल दे प्रेजेंट देमसेल्फ। ये इसलिए होता है क्योंकि वो खुद को डिफरेंट, अलग प्रस्तुत करते हैं, अलग दिखाते हैं, अलग प्रेजेंट करते हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हेल्प फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स एक्सेट्रा। ये न केवल अलग दिखते हैं या दूसरों से अलग होते हैं, हर एक की कम्युनिटी अलग होती है, हर एक का कास्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इनकी बोलने का तरीका, इनकी भाषाएं, इनका धर्म, इनका कास्ट, ये सारे चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे इनका पहनावा, इनकी सोच। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एक क्लास में हमने बोर्ड पर एक ड्राइंग बनाई। उस ड्राइंग को हमने हर एक बच्चे को बोला कि इसे देखकर आप कॉपी करो। जब सारे बच्चों ने उस ड्राइंग को बनाया तो क्या सब लोगों के द्वारा बनाए गए उस ड्राइंग की आकृति, वो ड्राइंग सेम टू सेम होगा या उसमें कुछ डिफरेंट भी होगा, डिफरेंस होगा? तो इसमें हम देखते हैं कि हर एक बच्चे के द्वारा बनाई गई ड्राइंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें जरूर देखने को मिलता है। सारे बच्चे एक जैसा ड्राइंग नहीं बनाएंगे। तो उसी तरीके से इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जिसकी जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, जिनकी धार्मिक या धर्म अलग अलग होते हैं, कास्ट अलग अलग होते हैं। इनके जो धर्म को मानने वाले रिचुअल्स है वो सारे अलग अलग होते हैं। तो ये भारत विविधताओं का देश है, ऐसा हम कहते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। डाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंसेस इन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, लिविंग स्टाइल, प्रोफेशन, etc. Despite having diverse cultures, language, type of food, festivals, and religions, many things that are similar, except that we do them in different ways. इसमें हम देखते हैं कि सब लोगों के जो धर्म है, कितने तरीके के धर्म को अपनाया जाता है इंडिया में, कितने तरीके के धर्म के लोगों को देखा जाता है इंडिया में। तो कितने तरीके के धर्म है, कास्ट है, भाषाएं हैं, जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका अलग होता है। प्रोफेशन, व्यवसाय होती हैं, अलग अलग व्यवसाय होती हैं। हर एक का अलग अलग
संस्कृति होती है, उनकी भाषाएं होती है। तो हर एक प्रकार से किस प्रकार से भारत में इनका वर्णन किया गया है, इनको देखा गया है। भोजन हो या त्योहार हो या कोई धर्मों में कई चीजें हमें अलग अलग तरीकों से दिखती हैं और ये लोग अलग अलग तरीकों से अपने रिचुअल्स को मनाते हैं, फेस्टिवल्स को मनाते हैं। और उन फेस्टिवल्स में अलग अलग प्रकार के व्यंजन यानी टाइप्स ऑफ फूड भी बनते हैं, जो हर एक के यहाँ एक ही नहीं बनते हैं। जितने तरीके के परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, सब में अलग अलग तरीके के व्यंजन बनते हैं। तो इस प्रकार से कितने तरह की कल्चर को इंडिया में अपनाया गया है। इन अर्ली टाइम्स many people came to India in search of people to trade with or new lands. Many others came because at their place there were drought and famines because of which they could not get enough to eat. इसमें हम देखते हैं कि पुराने समय में कई लोग, पहले के जमाने से ही कई लोग भारत आते थे। क्यों? लोगों के साथ व्यापार करने के लिए या फिर नई या न्यू लैंड्स की तलाश में आते थे। और मान लीजिए कहीं सूखा पड़ गया या फिर अकाल आ गया तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह में जाकर बसते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे इनफ क्वांटिटी में उन्हें खाने को नहीं मिलता था, इनफ फूड नहीं मिलता था। इसके कारण वो सूखा या अकाल पड़ जाने के कारण उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाकर बस जाते थे। When they settled down here, they started to change a little and also retain some of their own cultures. The intermixing of culture led to new and different cultures. History also shows how different cultures influence human beings for their growth. Diversity exists when people adapt their lives to the geographical area in which they live. इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरे जगह आए और वहां जाकर वो बसने लगे और खुद के अंदर छोटे छोटे चेंज करने लगे अपने, चाहे अपने जो भी वो जहां से उनका जो कल्चर है, जो वो अपने साथ कल्चर लेकर आए हैं, उनके साथ साथ जहां भी वो जाते थे उस कल्चर को भी अपनाते थे। और ये दोनों कल्चर इंटरमिक्सिंग, ये दोनों कल्चर्स एक नए कल्चर के रूप में उभरता था, जो कि डिफरेंट कल्चर्स, पहले जो वो संस्कृति अपनाते थे, पहले जो कल्चर फॉलो करते थे, उसके साथ साथ जहां वे नए तरीके से अपने आप को चेंज किए हैं, जहां वे जाकर नए तरीके से बसे हैं, वहां दूसरी जगह रहना स्टार्ट किए हैं, वहां के कल्चर को भी वो अडेप्ट करते थे, उसको अपनाते थे। तो ये जो पुराने कल्चर और नए कल्चर का एक मिक्सर होता था। हिस्ट्री ऑल्सो शोज, इतिहास भी हमें यह बताता है कि यह विभिन्न तरीके से संस्कृतियां, जो ये संस्कृतियां हैं, जो कल्चर है, या मनुष्य की वृद्धि में कैसे उसे प्रभावित करती है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मनुष्य की वृद्धि में, मनुष्य के ग्रोथ में भी यह सहायक है, उसको भी यह प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट व्हेन पीपल अडेप्ट दे लिव टू द geographical area in which they live. जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, तब भी मौजूद होती थी जब लोग अपने जीवन को उस भौगोलिक क्षेत्र में ढाल लेते थे जिसमें वह रहते थे। डाइवर्सिटी वहां भी था, हर जगह है डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी वहां भी था जहां लोग पहले रहते थे। और ज्योग्राफिकल एरिया यानी वहां का वातावरण, वहां का वेदर जैसा भी होता था, वहां वो रहते थे और उसके तौर तरीकों को लोग अपनाते थे। इसका एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल्स,
Living near the sea is quite different from living in a mountainous area. जो समुद्री इलाकों के पास जो लोग रहते हैं और जो लोग पहाड़ी क्षेत्र के पास जो लोग रहते हैं, उसके लाइफ में काफी बदलाव आते, काफी अलग अलग दोनों का लाइफ होता है। जो समुद्र के पास में जो रहते हैं, समुद्र के पास के एरिया में जो लोग रहते हैं और जो पहाड़ी एरिया, माउंटेनियस एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं, उनके रहन सहन में काफी अलग या अलगाव देखने को हमें मिलता है। काफी अलग अलग होते हैं, उनका रहन सहन काफी अलग होता है। Diversity in India can be better understood through the examples of two different regions such as Ladakh and Kerala. Diversity in India, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो है लद्दाख एंड केरला के रूप में। भारत में हम देखते हैं कि दो अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं और उन दो उदाहरण में से एक है लद्दाख, दूसरा है केरला। इनके माध्यम से हम डाइवर्सिटी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। फर्स्ट है आपका लद्दाख। तो लद्दाख ये उत्तर पूर्वी में यहाँ दिख रहा है आपको, ये लद्दाख है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये नॉर्थ में है लद्दाख। Ladakh is a desert in the mountains of the eastern part of Jammu and Kashmir, where very little agriculture is possible. लद्दाख है वो कहाँ स्थित है? वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है, जहां खेती करना बहुत ही कम संभव है। क्यों ऐसा रीजन है कि यहाँ खेती करना कम संभव है? इट इज बिकॉज द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड विथ स्नो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इसका रीजन यह है कि इसमें ज्यादातर समय यहाँ बारिश होती ही नहीं है और जो पहाड़ी इलाका है, जो पहाड़ है, वो ज्यादातर समय स्नो यानी बर्फ से ढके हुए रहते हैं। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। बहुत कम पेड़ पौधे हैं जो इस क्षेत्र में उगते हैं। बहुत ही कम पेड़ पौधे इस क्षेत्र में उग सकते हैं क्योंकि यहाँ यह बर्फीला होता है, यहाँ बारिश नहीं होती है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर people depend on the melting snow during the summer months. गर्मी के मौसम में जो बर्फ पिघलती है तो लोग इस पानी पर निर्भर रहते हैं, इसी पानी को वो पीते हैं। तो वो पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं बर्फ के पानी के गलने के ऊपर और इसी पानी को वो पीते हैं। The main occupation of the people of Ladakh is ship rearing, and they produce pashmina wool. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. ये जो लद्दाख है, यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन, मेन व्यवसाय क्या है? वो है शिप रेयरिंग, यानी भेड़ पालन करना, भेड़ को पालना। यहाँ पिक्चर में दिया गया है। और पश्मीना वूल, भेड़ से जो शिप से पश्मीना वूल निकलता है उसमें, उसी से पश्मीना शॉल बनाया जाता है जो कि यहाँ का फेमस है और ये थोड़ा महंगा भी होता है। Being a desert did not mean that the region did not attract the traders. यह एक रेगिस्तान है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे व्यवसाय के लिए कोई आकर्षित नहीं होते हैं या व्यवसाय के लिए कोई भी यहाँ अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये रेगिस्तान है। लद्दाख was considered a good trade route because it had many passes through which caravans traveled to तिब्बत। यहाँ हम देखते हैं कि लद्दाख एक अच्छा व्यापार मार्ग भी माना जाता है, व्यापार के लिए एक रास्ता। क्यों ऐसा है? क्योंकि
इसके कई रास्ते ऐसे थे जहां से होकर कारवां, कारवां इट मीन्स काफिला, इसके कई रास्ते ऐसे थे जहां से होकर कारवां तिब्बत के यात्रा करता है, यहीं से होकर लोग तिब्बत जाते हैं। बिकॉज it had many passes through which caravans traveled to Tibet. The caravans traded textile and spices, raw silk and carpets, etc. इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें कारवां ने यहाँ कपड़ा है, मसाले हैं, कच्चे रेशम है और कालीन आदि का व्यापार किया था। किस किस चीज का? टेक्सटाइल, कपड़े का, स्पाइसेस, मसाले का, रॉ सिल्क, कच्चे रेशम का और कारपेट्स, कालीन का व्यापार किया था। यहाँ आकर इसने व्यापार किया। इन लद्दाख मोस्टली मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट people live and they sing and perform the Kesar Saga, a local version of the Tibetan national epic. इसमें हम देखते हैं कि यहाँ ज्यादातर मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, यहाँ यानी मुस्लिम और बौद्ध लोग रहते हैं और इनका फेमस सॉन्ग है केसर सागा नाम से प्रचलित है, जो जिसपे यह परफॉर्म करते हैं, प्रस्तुत करते हैं इसे। और लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत, और लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं, छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। तो लद्दाख के बारे में हमने देखा कि यह ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ खेती संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा समय तक यहाँ स्नो से पहाड़ियाँ ढकी हुई रहती हैं और इसी के गलने से जो पानी निकलता है, इसी पानी पे डिपेंड होते हैं यहाँ के लोग। यहाँ शिप रेयरिंग होता है जिससे पश्मीना वूल निकलता है, इससे इस वूल से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। इसमें जो इसी रास्ते से, लद्दाख के रास्ते से ही लोग तिब्बत जाते हैं, जहाँ टेक्सटाइल कपड़े का व्यापार है, स्पाइस मसाले का है, रेशम कच्चे रेशम का है या कालीन, इन सभी का व्यापार किया जाता है। लद्दाख में ज्यादातर मुस्लिम और बौद्ध धर्म के बौद्ध लोग रहते हैं। इनका प्रमुख सॉन्ग होता है यहाँ, जिसे हम केसर सागा के नाम से जानते हैं, और लद्दाख को हम छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है केरला। केरला देखते हैं हम, ये साउथ में है, जिधर इधर लक्षद्वीप है और इधर पहाड़ी इलाका है, ये हम देखेंगे अभी। केरला, केरला इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, साउथ वेस्ट में है, ये हमने देखा अभी। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। एक साइड हम देखते हैं कि इसके समुद्र है और दूसरी साइड हम देखते हैं कि यह पहाड़ों से घिरा हुआ है। On the foothills of Kerala, a number of spices such as peppers, cloves, and cardamoms, etc. are grown. इसके तलहटी पर हम देखते हैं कि कौन कौन से स्पाइसेस ग्रो किए जाते हैं। वो हैं पेपर्स, काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग एंड कार्डमम्स यानी इलायची, ये सारे यहाँ उगाए जाते हैं। These spices attracted the traders. ये सारे जो मसाले हैं ये व्यापारियों को अट्रैक्ट करते हैं अपने साइड। Therefore many travelers came such as the Arabs, English, etc. Because of all historical influences, people in Kerala practice different religions such as Islam, Hinduism, Christianity, Buddhism, etc. इसमें हम देखते हैं कि यहाँ के जो यात्री हैं, जो कि अरब और अंग्रेजी आदि सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण यहाँ आते हैं, तो यहाँ चाहे अरब के लोग हो, अंग्रेजी लोग हो, या यहाँ सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण
केरल में लोग विभिन्न धर्म, जैसे कौन कौन से धर्म हैं? इस्लाम है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है। तो ये सारे धर्म आकर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ अभ्यास करते हैं। कितने तरीके के लोग रहते हैं, कितने तरीकों से यहाँ व्यापार किया जाता है। यहाँ इस्लाम के लोग हैं, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है। हियर द मेन ऑक्यूपेशन इज फिशिंग। यहाँ पे मेन व्यवसाय का माध्यम है वो है मछली पकड़ना, फिशिंग। The net which is used looks like the Chinese fishing nets and are called China वाला। यहाँ जो नेट यूज किया जाता है या चाइना में यूज किए गए नेट्स के पूरा सिमिलर होता है, उसी के जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम रखा है चीना वाला। The utensils which is used for frying fishes is called चीना चट्टी। जो बर्तन यूज किए जाते हैं फ्राइंग फिश को फ्राई करने के लिए, उसे हम चीना चट्टी के नाम से जानते हैं। एंड इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीना कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। ये हमारा विश्वास है कि ये जो चीना है, ये वर्ड कहाँ से आया है? या चाइना से आया है। द फेमस फेस्टिवल्स celebrated in Kerala is Onam. The boat race is an important part of this festivals. केरला में जो फेमस फेस्टिवल्स है वो है ओनम। ये कैसे मनाया जाता है? यह बोट रेस होता है। यहाँ हम देख सकते हैं किस प्रकार से बोट रेस होता है और यह फेस्टिवल इस तरीके से मनाया जाता है। तो केरला जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, यहाँ यह मसालों के लिए ज़्यादातर फेमस है, जैसे पेपर्स हुआ, क्लॉव्स हुआ, कार्डमम्स हुआ। यहाँ हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग राइस खाते हैं। यहाँ कितने तरह के लोग आते हैं, जैसे इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म। यहाँ इतने तरह के लोग रहते भी हैं। यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? वो है फिशिंग करना। यहाँ का मुख्य या फेमस फेस्टिवल है वो ओनम है, जो कि बोट रेस के माध्यम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन लद्दाख एंड केरला। क्या इसमें अंतर है और क्या सिमिलरिटी है, क्या समानताएं हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं। The history of Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features. हम यह देखते हैं कि लद्दाख और केरल का जो इतिहास है वह भौगोलिक, जो इसका जोग्राफिकल फीचर्स है, जो भौगोलिक विशेषताओं के मामले में यह काफी अलग है। जैसे केरला का जो वेदर है वो अलग होता है। केरला और लद्दाख का जो वेदर है वो अलग होता है। लद्दाख में बारिश नहीं होती है, बर्फ से भरा हुआ रहता है पहाड़। केरला में ये सब दिक्कत नहीं है। तो ये भौगोलिक जोग्राफिकली भी कितना डिफरेंस होता है एक दूसरे से। बट बोथ हैव सीन सिमिलर कल्चर्स इन्फ्लुएंसेस। बट लेकिन हम देखते हैं कि इसमें लगभग समान संस्कृति को अपनाया जाता है। बोथ रीजन्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरब एंड चाइनीज ट्रेडर्स। जो दोनों क्षेत्र जो अरब और चीनी व्यापारियों से ये प्रभावित हैं। कौन? केरला और लद्दाख। It was the geographical condition of both states which allowed for cultivation of spices in Kerala and rearing of sheep for wool in Ladakh. केरला में हम जैसे जानते हैं कि यह मसालों के लिए फेमस है और दूसरी तरफ लद्दाख जो कि भेड़ पालन के लिए फेमस है। द कल्चरल diversity is not solely a thing of the past, but our present also influences it. We move from one place to another in search of better opportunities.
यहाँ हम देखते हैं कि यह जो दोनों स्टेट है, चाहे केरला हो चाहे लद्दाख हो, ये दोनों राज्य अपने ज्योग्राफिकल सिचुएशन से, एक है केरला मसालों के लिए खेती करता है तो दूसरी ओर लद्दाख है वह भेड़ों का पालन करता है, भेड़ पालन करता है। यह सांस्कृतिक विविधता केवल अतीत, यह जो संस्कृति है यहाँ की वो बहुत पहले से ही चली नहीं आ रही है। इसमें हम देखते कि जो भी संस्कृति विविधता है, यह इसमें सिर्फ अतीत की बात, इसमें सिर्फ पहले ही की बात नहीं देखते हम, बल्कि अभी भी प्रेजेंट में भी इसे कैसे प्रभावित करती है इसकी संस्कृति, वो भी हम देखते हैं। और हम सब इंसान क्या करते हैं कि एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज के लिए, एक बेहतर अवसर की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते रहते हैं। Which with each move, our cultural tradition and way of life slowly become part of the new place we are in. Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from various communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and listen to stories about each other's lives, customs, and traditions. इसमें हम देखते हैं कि हर एक कदम पर हमारी जो संस्कृति है या जो हमारी परंपराएं हैं या फिर हमारे जो जीवन जीने का जो तरीका है, वो धीरे धीरे हम जिस नई जगह में जाते हैं, जो जो जगह में जाते हैं उसके हिसाब से हम बनते जाते हैं। आज एक जगह है तो हम उस जगह के हिसाब से रहते हैं, लेकिन हमने उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह अगर हम जाते हैं तो हम उस जगह के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो पास पड़ोस के जो लोग होते हैं, पास पड़ोस में भी हम विभिन्न समुदायों के लोग से, जो वेरियस कम्युनिटीज है, जो अलग अलग तरह के समुदाय के लोग से भी हम उनके और करीब आते हैं। हमारा जो डेली लाइफ है, हमारा जो दैनिक जीवन है, उन तरीकों के बारे में है, उन तरीकों के बारे में हम कह सकते हैं जिसमें हम एक साथ अनेक लोगों के साथ काम करते हैं, उनके साथ जीवन बिताते हैं, उनके रीति रिवाजों को और परंपराओं के बारे में हम कहानियों में भी सुनते हैं और हम इसमें भी देखते हैं। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ हम उनके कल्चर को भी धीरे धीरे अपनाते हैं और अपने कल्चर को भी उन तक पहुंचाते हैं। तो किस तरीके से यह डाइवर्सिटी है, एक विविधता कैसे हमें देखने को मिलती है, इसमें हमने देखा, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल केरला और लद्दाख के रूप में यहाँ दिया गया है। फिर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India has great diversity and thus the country is a perfect example of unity in diversity. It has been recognized as a source of its strength. When the British ruled over India, men and women both participated in the Indian struggle for freedom, even though they were from different religions, cultures, castes, etc. Songs and symbols that represent rich traditional cultures were also used as a symbol of protest against the British by Indians everywhere. इंडिया एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी को लेकर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेकर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया, जो कि इसकी यह कमजोरी नहीं है बल्कि इसका यह स्ट्रेंथ है, इसकी यह ताकत है कि इसमें इतने सारे लोग रहते हैं, इतने विविधताओं का देश है ये, और इतने सारे कल्चर के लोग रहने के कारण, इतने सारे कास्ट के लोग रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तो यह इसकी कमजोरी नहीं बल्कि यह इसकी ताकत है कि इतने तरीके के लोग रहने के बाद इन सभी लोगों में कैसे यूनिटी है, कैसे सब में एकता है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें इंडिया के रूप में देखने को मिलता है।
यहाँ हम देखते हैं कि इंडिया में, जैसे इंडिया को, जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश का जब अधिकार था, वो जब इंडिया पर अत्याचार करते थे, तो उनका यह मानना था कि इंडिया के लोगों को कैसे झगड़ा कराया जाए, कैसे लड़वाया जाए। तो वो सोचते थे कि इतने तरह के कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, तो इनको आपस में फूट डालना, इसको लड़वाना बहुत ही आसान होगा, एक धर्म के लोग को दूसरे धर्म से झगड़ा करवाना। लेकिन ब्रिटिश की ये जो सोच थी वो बहुत ही गलत साबित हुई। कब? जब अपने देश को, इंडिया को आजाद कराने के लिए, चाहे वो आदमी हो चाहे वो महिलाएं हो, दोनों ने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया। चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो, चाहे वो कोई भी कल्चर से हो। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ हमें देखने को मिला था कि सारे एकजुट होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स और सिंबल्स भी प्रेजेंट किए गए हैं जो कि हमारे एकता को दिखाता है, और ब्रिटिश को उन सॉन्ग्स के द्वारा भारतीय लोगों की एकता को देखने को भी मिला। तो हर तरफ भारतीयों की जो यूनिटी थी, आज कहीं ना कहीं देश आजाद हुआ है। क्यों? क्योंकि हर एक भारतीयों की यूनिटी थी। इतने कल्चर्स होने के बाद भी, इतने कास्ट होने के बाद भी, इतने धर्म होने के बाद भी, इंडियंस ने कैसे यूनिटी दिखाकर ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्रगल किया अपने देश को आजाद कराने के लिए। इसीलिए यहाँ लिखा भी है, डाइवर्सिटी आवर स्ट्रेंथ। जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, ये हमारी ताकत है। The Britishers did a lot of things to divide Indians. They thought they could divide Indians because they were so different and thus continue to rule them. But Indians showed that though they were different, they were united their fight against the Britishers. They worked together to decide joint action, even they went to jail together, and they found different ways to oppose the British. इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को डिवाइड करने के लिए उन्होंने काफी कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो इंडिया को, इतने तरीके के कल्चर्स होने के बाद भी, उसमें डिफरेंट या उसमें भेदभाव पैदा नहीं कर पाया और अपने रूल के हिसाब से उनको नहीं चला पाया। क्यों? क्योंकि सब में एक यूनिटी थी। बट इंडियंस शोड दैट दो दे वेयर डिफरेंट। उन्होंने यह दिखाया कि वो डिफरेंट है, लेकिन दे वेयर यूनाइटेड देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। वो अलग है लेकिन वो एक है। जब ब्रिटिश से फाइट करना है, जब उसके खिलाफ लड़ना है, तो सारे इंडियंस एक है, सभी में यूनिटी है, और वो एक साथ किसी भी चीज को करने के लिए कोई भी एक्शन लेते थे, किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए एक साथ मिलकर एक्शन लेते थे। यहाँ तक कि जब जेल भेजा गया तो सारे लोग एक साथ ही जेल भी गए। वो बहुत अलग अलग तरीके से ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश को हराने के लिए इन्होंने भी काफी संघर्ष किया, यहाँ के लोगों ने, और अपनी यूनिटी को उनके सामने दिखाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू's book The Diversity of India, he says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and customs was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. Nehru coined the phrase unity in diversity to describe India.
नेहरू ने ही ये फ्रेज लिखा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता कैसे दिखाई देती है यहाँ। और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो भारतीय एकता है वो कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों में जो गहरा विश्वास है, जो उनके भीतर विश्वास है, और जो वो कस्टम्स या सहिष्णुता का अभ्यास जो करते हैं, वो जितना ज्यादा इंडिया के लोगों में अंदर तक उनके भीतर एक विश्वास है, वो कोई बाहर की चीज नहीं है। और जैसे यहाँ के लोगों ने हर किस्म को, हर तरीके को स्वीकार किया है और हर एक कल्चर को प्रोत्साहित किया है, तो ये एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में उन्होंने लिखा है कि इंडिया के जो लोग हैं वो कैसे अलग अलग होकर भी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति कैसे सम्मान है, लोगों ने हर एक कल्चर को कैसे स्वीकार किया है और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया है। और इनके द्वारा एक फ्रेज लिखा गया है, इनके द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए एक वाक्य लिखा गया है जो कि है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यह पंडित नेहरू के द्वारा लिखा गया है और इनकी बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।